अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिबे इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट, कल से 2 छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में। इन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़ेह नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी के साख के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, इससे क्या बात नहीं बन सकती क्या? आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अय्याज साहब हम पर सख्त नाराज हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो इनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो फरोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त, ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकन से राब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ भी है। ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूंगा। कल शाम को मिलूंगा, बल्कि तुम ऐसा करना कि कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का वाकिफ था। थोड़ा बहुत गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ की दस्तक देने पर इसने दरवाजा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फौतगी? आसिफ ने इस बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं कमरुद्दीन, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, गोरकन इनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास इनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ा सा निम्को खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात करने आया। पहले इसने रिजवान का तारुफ कराया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब इसने गोरकन को कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इनको वाकई तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो वो खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंद हो गया। ठीक है साहब, मगर इसकी मजीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मजीद 500 रुपए दिए और उसको दिए तो उसने रात को 10 बजे आने का कहा। वो वापस घर चले गए। घर आकर रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात देर कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ना चिमट जाए। तो आसिफ हंसता हुआ बोला, अबे गामर तू, मैं क्या रोज रात को कब्रिस्तान जाता हूँ क्या? मैं क्या कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब
आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटे की इजाज़त मांगी कि इनका एक दोस्त बाइक से जख्मी होकर गिर गया है और वो उसे अस्पताल देखने जा रहा है, साथ रिजवान भी होगा। अगरचा अब्बा जान ने इसको इजाज़त दे दी, मगर इनकी आंखों में शक के साए वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। खैर, साहब वो घर से निकल गए तो हल्के बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही थी। रिजवान को साथ लेकर जब वो शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से मजीद पुरअसरार हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कदाल और एक टॉर्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए इनको कब्रों की तवील कतार नजर आई। तब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगी। रिजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ रहे थे, वरना इनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जिसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी वकार साहब की है और मैंने देखा है कि इसकी देखभाल को भी बहुत कमाते हैं इसके वारिस, तो मैं आपको उसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था इस कब्र से मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू, गोरकन ने हिदायत देते हुए कहा, आप ये टॉर्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर उधर ना करना रोशनी। रिजवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे इसका पसीना छूट रहा था, मगर वो अपनी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी, पत्थर की सल इससे जरा सी खिसकाई और हटाई और चंद ही मिनटों में कब्र ऊपर आ चुकी थी। अब तो टॉर्च पकड़े आसिफ का दिल नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टॉर्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसने वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, कमरुद्दीन, तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा हमारे बच्चों का? हमारा तो बाप दादा का ही यही काम था जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर रिजवान तो रिजवान, आसिफ भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला ठेला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को इस खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो ठेला लेकर एक साइड पर रख दिया और कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाल दी और हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहब अपनी मतलूबा चीज। आसिफ अब इस थैले को हाथ में पकड़ने से भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो इसको लगा जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जिसके कांधों के ऊपर थी इसमें गर्मी से भर गई हो। गर्मी लगने का यह सिलसिला जल्द ही खत्म भी हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर इसने इसको बाकी 500 रुपए पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल के एक साइड पर लटकाया। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने उससे कहा, तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रखकर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक खराब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। रिजवान की वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाके इसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखा और लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्द ही से मालूम हो गया कि इसका भतीजा सहन से अंदर ही बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आ लगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी नहीं टूटी, मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया।
کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے، تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے اس کے سر پر، تو کیا یہ کوئی عذاب یا کوئی انتقام تو نہیں مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی، تبھی رضوان نے اس کو اپنا خیال بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جبھی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آصف یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب رضوان صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو اگر کسی وجہ سے وہ مر گیا دیکھ کر اسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساکھ پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا، تقدیر بہت جلد اس کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں، بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے اتنے جدید زمانے میں روحوں مردوں کا کیا ڈر۔ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اسے ایک ہاتھ آگے کر کے دیکھے بنا ہی کہ سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے رضوان کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں رضوان کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ رضوان جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے رضوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت مزید تو خراب نہیں۔ بھیا کیا وسیم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف کیوں جانا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں، زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو آصف کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی۔ آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، آصف رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائیوں اور ابا اس کے کمرے میں گئے تو انہوں نے ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ آصف سوتے ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی دہلنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہی بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخر کار اس نے اپنا انتقام آصف سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپایا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے وہ 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس قبر کی بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی مگر صدمے سے گمسم رضوان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا، تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک اسٹارٹ کی
घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर इसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि वो आज ही खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही मिला तो पहले तो उसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने उसको खोपड़ी रात को कब्र से खोलकर वापस रखने को कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि इसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो ये अब किसी काम की नहीं। ये झूठ बोलते हुए इसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी किसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरुद्दीन, तुम ये खोपड़ी वाला ठेला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और फिर मेरे नंबर पर एक तस्वीर बनाकर भेज देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने ठेला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसकी नजर एक कब्र के कुतबे पर पड़ी, जिसको देखकर इसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वल अजहर शेख, तारीख वफात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।